RS स्टडी में आप सभी का स्वागत है। 6 NCERT गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न हमारा निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुण विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमको रैखिक समीकरण दिए रहेंगे उनकी तुलना हमें इन दोनों समीकरणों से कर लेनी है। ठीक है, तो इससे हमें A1 B1 C1 के मान मिल जाएंगे और इससे A2 B2 C2 के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इन मानों को इन निकायों में रखेंगे। अगर ये शर्त फॉलो होती है, कंप्लीट होती है, तो हम कह सकते हैं कि अद्वितीय हल है इसके। यदि हमें दूसरी वाली कंडीशन फॉलो होती है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। और तीसरी कंडीशन के लिए कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि हमें इसे अद्वितीय हल मिलता है तो हमें वज्र गुण विधि से हल करना है, और वज्र गुण विधि का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका जो चौथा सवाल है इसको हम लेते हैं यहाँ पे और आगे इसको हम हल करते हैं। सवाल है हमारा यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y बराबर 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, तो ये सवाल हमको दिए गए हैं, तो इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेना है। हल x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना जो व्यापक समीकरण है उनसे कर लेनी है कि तुलना। तो जो व्यापक समीकरण क्या है हमारे पास में, A1x धन B1y धन C1 बराबर 0, तथा दूसरा व्यापक समीकरण है हमारा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0। ठीक है, तो लिख सकते हैं C करने पर, तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना इन दोनों समीकरण से कर लेनी है। तो इनसे हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो A1 का मान इस समीकरण से मिलेगा और B1 B2 के मान जो है वो इससे मिलेंगे। तो x का जो गुणांक रहेगा वो A1 के लिए रहेगा, तो x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। और B1 यहाँ से -3, C1 यहाँ से -7। उसी प्रकार यहाँ पे A2 का मान 3 हो जाएगा, B2 का मान -3 और C2 का मान -15। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अभी। तो A1 बटे A2, A1 का मान कितना 1 है और A2 का मान कितना 3 है। उसी प्रकार B1 बटे B2 का मान -3 बटे -3। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे C1 बटे C2 का मान -60 बटे 15 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो A1 A2 का अनुपात है वो 1/3 के रूप में मिलता है, और यहाँ पे B1 B2 का जो अनुपात है वो -3 के रूप में मिलता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे कंडीशन देखें अगर, तो जो पहली वाली कंडीशन है, ठीक है, इस रूप में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे A1 A2 का अनुपात बराबर नहीं है बोला है B1 B2 के, तो यहाँ पे भी हमको जो अनुपात है A1 A2 का, ठीक है, A1 A2 का जो अनुपात है 1/3, तो ये बराबर नहीं है किसके, B1 B2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि निकायों का या फिर समीकरण का, कुछ भी लिख सकते हैं, समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और इस कंडीशन में हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। हम किसी विधि से हल करें, वज्र गुणन से हो या प्रतिस्थापन से, विलोपन से, इसमें हमें x और y के मान निकालने होते हैं। तो वज्र गुणन विधि का जो सूत्र है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। सूत्र क्या होता है हमारा, बराबर y बटी में बराबर 1
तो एक के बटे में हो जाएगा यहाँ पे B1C2 माइनस B2C1। तो यहाँ पे जो B1C2 इनके बीच में गुणा का निशान है, या फिर इसको गुणा कर लेना है, उसी प्रकार इन दोनों में गुणा है। तो इस तरह से हम मान रखेंगे जो मान हमने पहले निकाले थे यहाँ पे, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के यहीं से ये मान हमको रखने हैं। तो जो मान हम यहाँ पे रखेंगे, पहले ऊपर x कर लेना है बटे सबसे पहले B1। तो B1 का मान हमारे पास में यहाँ पे -3 है, तो -3 आ जाएगा, गुणा C2 का मान -15 है, तो ये -15 कर लेना है, बीच में माइनस का निशान आ जाएगा। B2 का मान -3 है हमारे पास, तो ये -3 आ जाएगा, गुणा C1 माइनस का 7, ठीक है। फिर बाय के लिए जाएगा C1 का मान कितना है, माइनस का 7। फिर A2 का मान 3 है, बीच में माइनस लगा देना है। फिर C2 का मान -15 है, गुणा अब A1 का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर। फिर 1 के लिए A1 का मान हमारे पास में 1 है, गुणा B2 का मान -3 माइनस A2 का मान कितना 3 है, और B1 का मान कितना है हमारे पास में -3, तो गुणा -3 आ जाएगा। और इससे हम हल कर लेंगे। तो x के बटे में 3 का गुणा 15 के साथ होगा, तो 15 3 45, और माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस आता है, प्लस यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार ऋण का ऋण लग जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का गुणा 7 के साथ होगा, तो 7 या 21 बाय 7 का गुणा 3 के साथ होगा, तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण का निशान है, तो ऋण आ जाएगा। उसी प्रकार ऋण और ऋण मिलकर धन, 15 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 15, 1 का गुणा 3 के साथ होगा, तो 3, लेकिन माइनस का ये माइनस से गुणा होगा, तो प्लस हो जाएगा, 3 3 के 9। तो यहाँ 45 से हम 21 को घटा देते हैं, तो 5 से 1 जाएगा, तो 4 बचेगा। फिर 4 से 2 गया, तो 2, ठीक है। तो x बटे 24 मिला। फिर बाय के लिए हमें 21 से 15 को घटाना है, तो ये बचेगा 6, लेकिन माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 6 बचेगा, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेंगे। तो सबसे पहले हमें पहले x तथा 24 को और 1/6 को एक साथ ले लेना है, और यहाँ पे हम त्रियक गुणा कर देंगे, ठीक है। त्रियक गुणा करने पर हमें x का मान मिल जाएगा। 6 का गुणा x के साथ होगा, तो 6x हो जाएगा। 24 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 24, और लास्ट में x का मान निकालने के लिए ये 24 और बटे में जाएगा 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, तो x का मान कितना मिला हमें, 4 मिला। और बाय के मान के लिए हम अब पहले हमने ये वाला समीकरण लिया था, अब इन दोनों को लेंगे हम। तो बाय बटे -6, और ये जाएगा 1/6। यहाँ भी त्रियक गुणा हो जाएगा, त्रियक गुणा। तो त्रियक गुणा करने पर बाय का गुणा 6 के साथ होगा, तो 6 बाय, 1 का गुणा -6 के साथ होगा, तो -6। तो बाय बराबर 6 का इधर पक्षांतर जब करेंगे हम, तो ये कट जाएंगे, लेकिन ये माइनस का तो वहाँ माइनस आएगा, तो बाय का मान -1 मिल जाएगा। तो x का मान 4 और बाय का मान -1 हमको मिलता है। इस तरह से सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।